Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो व्यूअर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर गेट स्टोरीज में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त दीपक, हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तब दीपक सगाई हो गई थी। वो अपने मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, बहुत प्यार करता था और दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात भर बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर से मिलने को बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तुम मत बोलना वरना तेरे को दफन कर दूंगा। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा ये मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर देगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो बोली, आज जा देखते हैं साथ क्या क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी रात की बात मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई। उस रात को उसने साथ जो हुआ था उसने मुझे बताया। उसने बताया कि 1 से 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली। उसके सामने एक काला लंबा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोल रहा, अब देखते साथ क्या क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ा। उस समय दीपक की सांस रुक सी गई थी। उसने तुरंत ही अपने भगवान को याद किया और वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने एक दिन दीपक से फिर अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात करने को बोला। कल रात तुम मुझसे क्या अनासरा बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन कल रात तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया। उसने मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चल रहा है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक से मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बंदी हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया। तूने अगर एक कदम भी अंदर रखा तो यही तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला, ये क्या बोल रही है तू। दीपक आगे गया और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर मार दी। खून बहने लगा। दीपक के ससुर और उसके साले ने उसकी मंगेतर को पकड़ के बिठाया। फिर उसके साले ने दीपक का सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर बाद रुककर वो उसे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दो जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हमें डॉक्टर की हिना की हालत पूछी। उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो तो नहीं पता चल पा रहा है और उसके घर वालों ने डॉक्टर को दीपक के घर नहीं जाने को कहा। सभी हैरान थे, ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वालों ने हिना को घर ले आया। हिना ने दीपक को बुलाया, कहा कि अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम किसी अच्छे लड़की से शादी कर लो। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गया और अब बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि उसे एक बुरे जिन के जकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा, मैं चल जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। कल रात के 2 बजे दीपक हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधा घंटे किसी का फ़ोन आया और पता चला कि दीपक और उसकी मंगेतर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कि दोनों मर गए हैं।
मुझे बहुत दुख है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। एक दुर्घटनापूर्वक घटना है। एक बार एक फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठा कर अपने घर छोड़ देता था और अच्छा खासा पैसा भी कमा देता था। एक दिन की बात है। उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली भी चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर वाली ट्रेन आने वाली है और फिर वहीं रुक गया। इतने में घना अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा हो गया था कि उसे अपना दूसरा हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में ट्रेन आ गई। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर आई जिसकी उम्र 19 से 20 साल होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई पड़ी आ रही हो। और सीधे मेरी तरफ आकर रुकी। अब बोले, मुझे श्री रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी जाएंगी तो वहाँ पे जाने के मैं 700 रुपये लूँगा, और अगर कल सुबह को चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये में ही पहुँचा दूँगा। लड़की ने बोला, 700 लेकर मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पर 700 रुपये दो, फिर मैं चलूँगा। तो वो बोली, मेरे पास अभी सिर्फ 300 ही है, बाकी 400 मैं आपको घर पहुँचने के बाद आपको दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। सबको उनके घर पहुँचा दिया और कहा, जाइए अपने घर से और बाकी पैसे ले आइए, मुझे जल्दी जाना है। आधा 1 घंटा बीत चुका था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। वो अंदर से बाहर ही नहीं आई। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जगह पैसा मांग लेता हूँ। उस वक्त करीब 3 बज रहे होंगे जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया था। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो अपनी आंखें बनते हुए दरवाजा खोला और बोला, आप कौन है? इतना तो क्यों आए हो और जोर जोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? मैंने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लड़की को यहीं पे छोड़ा था, उसने अभी किराया भी पूरा नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। वो बूढ़ी औरत बोली, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर कोई और मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी यहाँ पर जरूर रहती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उस औरत की बात में बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे लग रहा कि वो किराया नहीं देने के लिए बहाना बना रही है। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी थी। करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर, तभी मैंने देखा कि मैम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई है। तब मैंने बोला, माँ जी, यही थी वो मैम साहब जिसे लेकर मैं आया था। वो बूढ़ी औरत रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई और उसकी मौत हो गई। तब मेरे होश उड़ गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बिना कुछ बताए वहाँ से दौड़ते हुए अपने ऑटो की तरफ आया और ऑटो स्पीड में भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी। मैंने देखा कि पीछे वाली सीट पर 400 रुपये पड़े हैं। मैंने वो पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिए और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी मैम साहब को आत्मा को शांति मिले। और तभी मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10 क्लास में था, तब हमारे टीचर ने हमें पिकनिक पर पावर गन ले जाने की बात की थी। हमारे स्कूल की सारी लड़कियाँ और टीचर साथ में गई थी। करीब 30 बसें थी, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे। हंसते गाते मज़े करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारे बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल के बीच खड़ी हो गई। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा। टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी से उतर जाओ, टायर फट गया है। उसको बदलने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। अब हम लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है जहाँ पर जाकर आप लोग बैठकर आराम भी कर सकते हैं, चाय तो और चाय पानी भी पी लीजिएगा। तब तक गाड़ी में टायर बदल कर मैं भी वहीं आ जाऊँगा। हम लोग पैदल चलकर उस ढाबे पर पहुँच गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोगों ने चाय पी और एक नज़र ढाबे की तरफ की तो मैंने देखा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर, अपने बाल खुलकर, बिंदी लगाकर जोर जोर से चीख रही थी। मैं डर के मारे आँख नीचे कर दी और नीचे देखने लगा।
किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं बैठो, मैं भी देख कर आता हूँ कौन आवाज़ लगा रहा है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ दौड़ा और चला गया। हम तो पैसे ही डरे हुए थे। शरीर का सारा खून भी सूख गया। उसी समय मेरे एक सहेली का खून की उल्टी होने लगी। उसे छोड़कर हम वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर बोली, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ। सब लोग एक साथ ही बैठना, याद रहे कोई अकेला नहीं उठ सके। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हाथों से पीट कर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अब क्या करूं? ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वो बूढ़ा आदमी जंगल से आया और बोला, यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वो भूल जाना, वरना आप लोग पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़ते हुए बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महान मृत्युजन का जाप करने लगे। टीचर ने बोला, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग 1 हफ्ते के बाद पिकनिक से लौट कर आए। जब स्कूल में सबसे मिले तो एक घटना सबको बताती। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तो हमारी पुरानी घटना याद आती है। तो हम वहाँ से बच कर आए थे। पिकनिक के नाम से अब हमें बहुत डर लगता है। भगवान उस दिन हमारी रक्षा कर रहे थे, इसलिए हम उस दिन बच गए। व्यूअर्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी भी कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।